बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, 3 टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मौशियत के हवाले से, क्योंकि वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने 24 कौमी अदारों को निजकारी की जो बात की है और 2025 में PIA की फ़रोख्त की बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना साहब मादनियात और IT सेक्टर कह रहे हैं मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित होगा, लिहाजा इस हवाले से बात करूंगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, बड़े मुशद्दान हैं, बड़ा एक नाम है हारून शरीफ साहब का। इसके साथ साथ दूसरे एपिसोड में मैं नाज़रीन बात करूंगा इंटरनेशनल अमूर के ऊपर। वहाँ पर नाज़रीन हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। बगराम एयरपोर्ट पर अगर त्यारा उतर गया तो क्या अमेरिका जो है वो फौरी तौर पर अपना असला वापस लेने वाली जो बात है वो करने जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे होंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा सियासत से नाज़रीन, और सियासत पे बात करूंगा KPK से शुरू करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के बड़ा नाम है, बड़े रहनुमा है शौकत यूसुफजई साहब, और मुस्लिम लीग नून की जानब से अरबाब खिजर हयात साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं KPK में मुस्लिम लीग नून की जानब से। लेकिन नाज़रीन, इन सब के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के प्रोग्राम में मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की है, जिस शख्स के साथ वो उस्तादों के उस्ताद है और हमारे जो उस्ताद हैं उनके भी वो उस्ताद है, और उनका नाम है इमरान यकूब साहब ने मुझे ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में। मैं बहुत मशकूर हूँ इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, आपकी इजाज़त से अगर हो तो मैं शुरू करूँ, शौकत यूसुफजई साहब से शुरू करूँ? जी बिल्कुल शुरू करें जी, शौकत साहब से। इमरान भाई, शौकत साहब मेरे साथ लाइन पर है, लेकिन शौकत साहब ने ही मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप पहला सवाल इमरान यकूब साहब से करें। ये उनकी मेहरबानी है जो ये फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे शुरू करता हूँ इमरान यकूब साहब। आप ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के रहनुमाओं में शदीद इख्तलाफात, पूरी पार्टी जो बेहंगम इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आला और वज़रा एक दूसरे पर जब करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं तो दूसरी जानब क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? इमरान यकूब साहब, हुकूमत कहाँ सोई हुई है? भट्ट साहब देखें, गुजारिश ये है कि बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स अगर हम चीज़ों को देखें तो ये किसी भी सियासी पार्टी में, और ख़ास तौर पे जब सियासी पार्टी किसी जगह पे हुकूमत में हो, तो ये इख्तलाफात होना कोई अचंभे की बात नहीं है या कोई अनोखी बात नहीं है। इख्तलाफात हो जाते हैं, इन चीज़ों में सब कुछ ये नॉर्मल एक रूटीन की चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ की जब बात आती है तो तहरीक इंसाफ के लिए ये मसला इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि तहरीक इंसाफ तो हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ बात करती रही है। उनका तो मोटो, उनका नज़रिया, उनका नारा, उनका बयानिया एक ही चीज़ पे खड़ा था, और वो चीज़ थी कि हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ की अगर शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली, ये दोनों करप्ट हैं, हम करप्टों को सियासत से साफ़ करेंगे, पाक करेंगे, और उसके बाद एक अच्छी सियासत करेंगे जिसमें करप्शन नहीं होगी। अब मामला ये है कि करप्शन तो वो रोक नहीं सके, ना बकौल उनके कि वो लुटेरों से पैसे वापस ला सकें, ना किसी से 1 रुपया वापस आया, ना किसी सियासतदान से। उल्टा ये कि अब खुद उनके जो लोग थे उन पे करप्शन की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद करार वाकई सज़ा भी होनी चाहिए। हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का अलमी भट्ट साहब ये होता है जिस वजह से वो थर्ड वर्ल्ड रहते हैं। आप ये देखें कि अमेरिका या वेस्ट की अगर आप बात करें, चीन की बात करें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब में करप्शन ये नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं होती, वहाँ भी करप्शन होती है, किक्स बैक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वहाँ एक चीज़ है जिसकी वजह से मामलात काबू में रहते हैं, और वो है कानून की बालादस्ती। वहाँ पे ये चीज़ है कि अगर कोई पकड़ा गया, अगर चीज़ें सामने आ गई, तहकीकात हो गई, तो फिर आप सज़ा से बच नहीं सकते। तो PTI तो वाज़ह कहती है कि कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है। इमरान भाई, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है तो KP में जहाँ उनकी तीसरी टर्म है वहीं करके दिखा दें, किसी के सामने कोई एग्जाम्पल तो पेश करें ना। आप KP की हुकूमत तीसरी टर्म है ना वहाँ पे, तो आप ये बताएं कि वहाँ पे उन्होंने क्या हुक्मरानी की है, कानून की बालादस्ती क्या कायम की है, क्या वहाँ पे करप्शन जो BRT के जो मामलात सामने आए, दूसरी चीज़ों में आए, जो अभी इल्ज़ामात लागे हैं अली अमीन गंडापुर साहब से, या उससे पहले तैमूर सलीम झगड़ा साहब की जो चीज़ें हैं, या जितने भी लोग हैं,
अब ये सिवाय इसके कि एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे को गाली गलौज करना या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना, इससे तो पेट नहीं बढ़ता। हम बतौर तज्जियाकार, हम बतौर साफ़ी तो उनकी तारीफ़ उस वक्त करेंगे, उनका उस वक्त मानेंगे जब वो वाकई ही करप्शन का खात्मा करते हमें नज़र आएँ, करप्ट लोगों को वहाँ पे सज़ाएँ हों, करप्ट लोगों को हुकूमती ओहदों से अलग किया जाए, करप्ट लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। लेकिन अगर आपने भी दूसरों की तरह करना, फिर आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है? फिर आप तो इंसाफ इंसाफ का नारा लगाना छोड़ दें। दुरुस्त फरमा रहे हैं इमरान यकूब साहब। इरबाब खिजरियात साहब, आप मेरे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी। इरबाब भाई, अभी सीनियर जर्नलिस्ट है इमरान यकूब साहब, इनसे हम बात कर रहे थे, शायद आप मेरी बात सुन भी रहे थे। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि वजीर आला और वज़रा अगर KPK में करप्शन पर एक दूसरे के साथ दस्तगिरवा है, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत क्या सो रही है? तहकीकात नहीं होनी चाहिए या फिर वेट एंड सी का इंतजार? वो क्या वो फार्मूला आप लगा रहे हैं? जवाब दीजिएगा। देखिए जी, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इमरान भाई को भी पता है कि यहाँ पर ये इनकी तीसरी टर्म चल रही है। और तीसरी टर्म में जो इनके पहले टर्म में जो वज़रा थे, उसके बाद जो दूसरी टर्म में इनके वज़रा थे, वो अभी जो वज़रा है और वज़ीर आला पर वो इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये चोर है और लुटेरे हैं। जो अभी बेटे हैं ये पुराने पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है और लुटेरे हैं। जब ये बात हम कहते थे कि ये लोग चोर है, लुटेरे हैं, तो हम पर तनकीद किया करते थे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आज ये लोग खुद एक दूसरे की वो जो पोल है वो खोल रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उन पर इनकी जो सब कुछ जो चोरियां डकैतियां है वो आया हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तो मुझे हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त मैं सूबेदार हुकूमत पिशावर में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो यहाँ पिशावर में भी इनकी हुकूमत नजर नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पर तो अलमिया ये है कि अरबाब साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जरा प्रोग्राम में साथ लेना चाहूंगा PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब को, ताकि जरा मैं बैलेंस। शौकत भाई, आर यू विद मी सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रहा है। शौकत साहब, मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि अभी मेरी जो गुफ्तगू है वो अरबाब खिजरियात साहब से हो रही थी, एडिशनल मुस्लिम लीग नून की तर्जमान भी हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि KPK में इस वक्त करप्शन है, वजीर आला और वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और तहकीकात होनी चाहिए। गो के करनी तो हुकूमत को चाहिए, लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है किबला इस बारे में? देखिए, अगर इल्ज़ाम लग भी रहा है तो वो PTI वाले एक दूसरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ज़ीरो टॉलरेंस होती है PTI के अंदर। कोई बात भी कर ले तो फिर वो छोड़ते नहीं है उसको। तो ये सिर्फ PTI के अंदर ये है, खुद एहतसाबी निज़ाम जो है ना, ये PTI के अंदर है। बाकी तो खैर खैरियत, आपको पता है जितनी पार्टियां इससे पहले रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब उनका नाम और निशान तक नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे लोगों के अंदर पॉलिटिकल शऊर बहुत ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, और उसकी वजह से वो जो वोट करते हैं वो PTI को क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो डिलीवर किया है उन्होंने। 2 दफ़ा पहले हुकूमत रही है, अगर वो डिलीवर ना करते तो आपने देखा कि क्या हमें तो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, कितनी मुश्किलात के अंदर हमने इलेक्शन लड़े हैं, निशान तक नहीं दिया गया। लेकिन लोग खुद आके पूछते थे कि जी वो तारिक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है और तारिक इंसाफ के उम्मीदवार का निशान क्या है, तो वो जाके वहाँ वोट करते थे। अब ये देखें, ये अगर कोई जमहूरियत पे यकीन करे तो फिर उसको ये चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी और उसका एहतराम भी करेंगे। लेकिन शौकत भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहां तक मैं आपकी बात से एग्री हूं कि 2 दफा हुकूमत हुई है, डिलीवर भी किया, अब भी आप कर रहे हैं, मैं आपसे मुतफिक हूं। लेकिन मैं करप्शन से लेकर आपको बाहर आना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान की बात करें, यह तहकीकात अगर करनी है तो उन्होंने करनी है, करप्शन को छोड़कर। सीधा सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं, आजम सवाती साहब कहते हैं कि मुझे खान साहब ने मैंडेट दिया है, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए जेल के ईद के दिन भी आपने देखा कि वो वहां पर गए हैं। मैं आपसे ही किबला ये जानना चाहता हूं कि बाहर आके उन्होंने वीडियो बयान भी दिया है, जबकि जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, वो ये फरमा रहे हैं कि PTI का उनसे ताल्लुक नहीं है, ये इनकी अपनी कोशिश है। ये कितनी PTI हैं शौकत भाई? कौन क्या कर रहा है, इस पर रहनुमाई फरमाए मेरी। देखिए, जहाँ तक आजम स्वाति साहब का ताल्लुक है, बड़े मोहतरम है, बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़ा एहतराम है उनके लिए
लेकिन जो उन्होंने किया है, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म के पार्टी पे उन्होंने बहुत बड़ा वो एक धब्बा लगा दिया, एक हमला नहीं होता है एक पार्टी के ऊपर। क्योंकि देखिए पार्टी मौजूद है, पार्टी की हिरार्की मौजूद है, और आपको अगर खान साहब ने कोई टास्क दिया है तो आप आके पार्टी को बताएं, आप जाके मीडिया को क्यों बता रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि थोड़े से उन्होंने ज्यादती की है, और अगर आपके साथ कोई चीज़ डिस्कस भी हुई है तो ये जो मीडिया पे वायरल करने का क्या मकसद हो सकता है, ये तो आज़म स्वाति साहब ही बता सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल पार्टी की वायलेशन तो छोटी बात है, मैं समझता हूँ कि पार्टी को एक किस्म का बहुत ही अजीब से उस पर डाल दिया है कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो जो अगर आपको खान साहब ने मुलाकात, हमारे साथ तो मुलाकात ही नहीं होती है ना, लेकिन अगर आपको ये सहूलत हासिल है तो आप आए पार्टी से बात करें कि जी खान साहब ने मुझे ये टास्क दिया है, और पार्टी के अप्रूवल से अगर आप जाएंगे तो सारा बैकअप आपको मिलेगा उसका। लेकिन अगर आप तनहा लड़ेंगे और तनहा हर बंदा ये कहेगा कि जी मैंने ये करना है, तो फिर तो पार्टी की हैसियत ही खत्म हो जाती है ना। तो मैं नहीं समझता कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, नहीं है। लेकिन पार्टी को जरूर इस पूछ-गुछ करनी चाहिए आज़म स्वाति साहब से कि आपने इतना बड़ा जो है वो कैसे आपने कर दिया। इस वक्त पार्टी मुश्किल में भी है, लीडर भी जेल में है, और भी बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, जुल्म भी हो रहा है, ज्यादती भी हो रही है पार्टी के साथ, दीवार से भी लगाया जा रहा है, बीच में आपने ये जो बात कर दी है, इसका क्या मकसद है? दुरुस्त फरमा रहे हैं शौकत यूसुफ सईद भाई। मेरा आपसे दूसरा सवाल भी आप ही से है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ एक तरफ से अपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जारी है। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि ये अपोजिशन इत्तेहाद जो है ये इस तरह खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा, या फिर खान साहब को ये बात समझ में आ गई है कि मामला बातचीत से आगे बढ़ेंगे, एहतजाज से नहीं? एग्री है मेरे साथ? देखिए जहाँ तक ये जो आपने उसकी बात की, देखिए अभी तक तो ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट से ना तो कोई बातचीत हो रही है, ना मतलब ऐसे कोई वो है। अब आपने आज़म स्वाति साहब की बात अगेन मैं दोहराऊंगा, उन्होंने कहा कि मुझे टास्क मिला है, लेकिन वो टास्क देखिए ना, जब तक पार्टी अप्रूवल नहीं देगी तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं या उसको कोई बैक कर सकता है कि जी हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं। तो अगर वो तनहा बात करेंगे तो तनहा बात की भी कोई हैसियत नहीं होगी। तो देखिए पार्टी, मैंने जैसे कहा ना कि पार्टी ऑलरेडी मुश्किल में, आपने और मुश्किल में डाल दिया, और ये ऐसे वक्त के ऊपर जब हम कह रहे हैं कि जब हम इत्तेहाद में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये इस बात में कोई वजन है तो जरूर पार्टी को बताएं कि जी मैंने इस मकसद के लिए किया है, वरना ये बहुत ही, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ छोटा सा, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा नहीं किया है उन्होंने पार्टी के साथ, और किसके कहने पे किया है, क्यों किया है, ये पार्टी को जरूर बताना चाहिए। ये कोई आम सी मामूली सी बात नहीं है कि आप कुरान शरीफ हाथ में लेकर आके कहते हैं, क्या जरूरत थी? अगर आप कुरान पाक ना भी उठाते तो आप अपनी बात वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को एतमाद में लेकर करना चाहिए ना। आप पार्टी से बालातर तो कोई भी नहीं है। मैं यहाँ बैठकर अपने तौर पे अगर कुछ कहूँगा और पार्टी पॉलिसी से हटकर कहूँगा तो मुझसे तो एक घंटे बाद ही पूछ लेंगे कि भाई आपने क्यों ऐसा कहा। तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी से बालातर नहीं होना चाहिए, सबको पार्टी की पॉलिसी पे चलना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद रहे तो चीज़ें बहुत सारे वो हासिल कर लेंगे हम, लेकिन अगर बिखर कर हम बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं शौकत भाई। मैं इमरान याकूब साहब से दरखास्त करूंगा कि अगर शौकत भाई से कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज़। बट साहब गुजारिश ये है कि मैं शौकत यूसुफ साहब की बात पे एक अपनी राय का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा, फिर शौकत साहब से चाहूँगा उस पर ज़रूर अपना वो राय का इजहार करें। गुजारिश ये है कि शौकत भाई बार बार कह रहे हैं कि पार्टी 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 लाइन नहीं है, पार्टी पोजीशन नहीं है। बड़ी माजरत के साथ 10 बस्ता में ये दरख्वास्त करूँगा कि पीटीआई में कौन सी पार्टी है? पीटीआई में इमरान खान साहब भी पार्टी है, इमरान खान साहब भी मंबा है, इमरान खान साहब भी कुव्वत है, कारकुन बराए रास्त इमरान खान के साथ हैं। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की कोई हैसियत नहीं है। ये खूबी भी है पीटीआई की और यही उसकी खामी भी है। उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान को कारकुन मानता है। वो आज़म स्वाति को, अली मीन गंडापुर को, शौकत यूसुफजई का, बैरिस्टर गौहर को, आज इमरान खान वहाँ से एक बयान जारी कर दें कि ये सब फारिग हैं, तो ये सब फारिग हैं। इनकी हैसियत किसी एक कारकुन की भी नहीं है। लिहाजा अगर खान साहब ने आज़म स्वाति साहब को एक टास्क दिया है
तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी की फिर हैसियत क्या है। इमरान खान ने कहा, उन्होंने आके कह दिया। दूसरी बात ये कि जुनैद अकबर साहब ने भी तस्दीक की है। जुनैद अकबर साहब जिनको उन्होंने केपी का सदर बनाया है, उन्होंने कल जो बयान जारी किया है उसमें भी आप देखें वो भी ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान सब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारी शर्तें, हम इन मौजू पे इस मामले में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो शौकत यूसुफजई साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो उन माशरों में या उन पार्टियों के लिए तो ठीक है जहाँ पे वाकई ही CEC फैसले करती है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमने तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये देखा है कि यहाँ पे तो पार्टियों में शख्सियत परस्ती है। जो अगर नून लीग की बात करें तो नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो और सरदारी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। PTI में अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, मुझे किसी एक लीडर का नाम बता दें जो इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई फैसला करके या उस पर अमल करवा सकते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं इमरान यकूब साहब। जी शौकत भाई, मैं इसमें अर्ज करूं, जो इन्होंने बात की ना, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। ये एक बात ये कि मैंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। मैंने ये इनकार नहीं किया कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो तो इमरान खान ने कई दफ़ा कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो हम करेंगे, और हमारी पार्टी के लाइन भी यही कि हम कर सकते हैं उनके साथ मुज़ाकरात, हमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और जो दूसरी बात आपने की कि पार्टी में सिर्फ इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं पहले कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ। मुझे किसी ने कहा कि ये तो धड़ेबंदी हो गई है, अब क्या होगा पार्टी का। मैंने कहा अगर 10 और भी बन जाए धड़े ना, तो पार्टी पे असर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्कर डायरेक्ट इमरान खान से अगर आज वो कॉल देंगे उससे ज्यादा लोग निकलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये भी तो इमरान खान ने बनाया ना, मिनिस्टर गौर साहब को, सलमान अकबर राजा साहब को, जुनैद अकबर साहब को, इधर अली अमीन गंडापुर साहब को, ये तो इमरान खान ने नॉमिनेट किया ना। तो वो इसलिए नॉमिनेट किया है कि वो चूंकि जेल में है, तो बाहर अगर कोई फैसले होंगे तो दुरुस्त कह रहे हैं शौकत भाई, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं। मैंने ब्रेक पे जाना है। अरबाब खिजरैया साहब, मैं आपसे शार्प सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। आप KPK में करप्शन और दूसरी निजी महफिलों में यही कहते हैं, 12 मरतबा मैंने भी अपने कानों से सुना है कि KPK के वजीर आला ने शौकत यूसुफजई और दीगर अफराद को शिकस्त दी क्योंकि CM की दौड़ से बाहर निकालना था। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल हकीकत है जी। शौकत भाई हमारे तकरीबन 25-26 साल से हमारे दोस्त हैं, उनको भी हकीकत का इल्म है कि किस तरह इन्हें हराया गया है, किस तरह इनके दीगर साथियों को हराया गया है, और अली अमीन गंडापुर ने हरवाया इनको, क्योंकि ये CM स्लॉट में शामिल थे। ये बिल्कुल, इससे कोई बात में बिल्कुल पूरी कौम हमें देख रही है, सुन रही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और शौकत साहब को ये सब कुछ पता है हकीकत का, कि हकीकत क्या है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला बने हैं, किस तरह वो करप्शन कर रहे हैं, किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म है। बहुत शुक्रिया अरबाब खिजरैया साहब। इल्जाम लगाते थे शौकत यूसुफजई को हरवाने का इल्जाम KPK के वजीर आला पर लगा रहे हैं, ये उनका इल्जाम है। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मैं एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक से वापस आकर फिर आपसे बात करता हूं। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, जो किसी तारफ के मुताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि एक तरफ अमेरिकी कांग्रेस जो है वो तालिबान की इमदाद रोकने का बिल मंजूर हो रहा है, दूसरी जानब अमेरिकी फौजी त्यारा अफगानिस्तान बगराम एयर बेस पे है, और इसका तीसरा रुख भी ज़रूर देखिएगा कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने तो इस खबर को मुस्तरद कर दिया है कि बगराम का कंट्रोल जो है वो अमेरिका को हम नहीं देंगे। मैं किबला इन तीनों बातों के बाद आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या अमेरिका असला वापस लेने के लिए मुतरक हुआ है, और अगर आप मेरे से एग्री हैं तो पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें जी, एक नई ग्रेट गेम अफगानिस्तान में अभी तक खेली जा रही है। जिस तरीके से हमने पास में देखा है, चाइनीज इंटरेस्ट था वहाँ, उन्होंने अपने एम्बेसी एक्टिव कर दी थी। रशियंस ने कहा कि हम इनका नाम रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट में। और सिमिलरली फिर अमेरिकन ने, इवन ट्रम्प ने इलेक्शन से पहले भी कहा कि हमारे वेपन्स वहाँ पे हैं, और अब इसके बाद हमने देखा कि
ट्रम्प कई दफ़ा कह चुके हैं, और इसके अलावा उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैक सेट अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। और जो जेडी वैंस है, इनके वाइस प्रेसिडेंट है, तो रिसेंटली उन्होंने कहा था कि द वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज दैट इज अफगान तालिबान को उन्होंने कहा है। और अब देखें कि एट द सेम टाइम दे हैव सस्पेंडेड जो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम से जो डॉलर्स जा रहे थे वो भी सस्पेंड कर दिया है। वेपन्स की भी बात की, और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही है और फिर बगराम की आपस में बातें हो रही है, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है। लेकिन देखिए इंटेंशन हमने देखनी है, बगराम लेके वहां पे वो करेंगे क्या वहां से वो अपनी प्रेजेंस चाइनीज को काउंटर करना चाहते हैं, दैट इज वन थिंग, या ईरान के नजदीक होना चाहते हैं, अनदर पॉसिबिलिटी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ है, यहाँ पे मिनरल्स हैं वो है, या पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने हो सकता है एक नज़र रखनी हो। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑफिशियली तो उन्होंने अफगान गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और रिपोर्टेडली जहाज़ वहाँ पे एक आके उतरा था और वहाँ से लैंड और टेक ऑफ किया है। सो ये डेवलपमेंट है, लेकिन ये है कि अफगान तालिबान के लिए मुश्किल वक्त आ गया है। एट द सेम टाइम देखें कि अमेरिकन्स दे आर वेरी क्लोजर या सॉफ्ट नजर आ रहे हैं ऑन हक्कानीज एज कम्पेयर टू अखुनजादास जो बैठे हैं कंदहार में, तो वो वाला भी एक फैक्टर दरमियान में है। कुछ तालिबान के लीडर्स हैं जो कुछ बाहर चले गए हैं, कुछ के रिजनमेंट्स है वहाँ पे है। तो फ्यूचर में जिस तरह है कि चांसेस है यहाँ पे कोई गड़बड़ अफगानिस्तान में हो सकती है। अमेरिकन्स के आने के बाद भी फिर पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है कि दे हैव एक्नॉलेज पाकिस्तान, जो पिछले 4 साल से कह रहा था फितना उल खारिज एक थ्रेट पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये थ्रेट है रीजन के लिए भी है और इंटरनेशनल पीस के लिए भी है। अब जो थ्रेट असेसमेंट, जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो जारी हुए हैं ऑन 18 मार्च, और जिसमें 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज थे अमेरिकन, उन्होंने कहा है कि फितना उल खारिज जो है TTP इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। सो देयरफॉर चांसेस है हम फ्यूचर में देख सकते हैं कोऑपरेशन और सपोर्ट फ्रॉम अमेरिकन्स। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। मैं आपको अफगानिस्तान के बाद लेके जाना चाहता हूं ईरान में, क्योंकि ईरान इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर आज का दिन जो है वो ट्रंप और की धमकियों के बाद ईरान और अमेरिका के जो जोरी मुज़ाकरात हैं वो आज अम्मान में हो रहे हैं। तो मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि जो पहले मुआहदे हुए उसमें यूरोपीय यूनियन, चीन और रशिया भी शामिल थे। क्या ब्रिगेडियर साहब ईरान लीबिया के सदर कज़ाफ़ी की तरह एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएगा? और अगर आप इस बात से एग्री हैं तो मशरक़ वस्ता में एक और जंग तैयार हो रही है या नहीं? देखिए बड़े सीरियस डेवलपमेंट्स है। अमेरिकन जो है बड़े कैटेगोरिक हैं, और ट्रम्प चाहता है क्विक विक्ट्री एज फार एज जिस तरह उन्होंने दावे किए थे, वो भी चाहता है इस मसले का एक हल निकले। दैट इज वन थिंग। जो अमेरिकन डिमांड्स हैं उसमें उन्होंने पहला डिमांड ये दिया है कि जी आप न्यूक्लियर इन्रिचमेंट को रोक देंगे। सेकंड, यू विल रोल बैक दी योर न्यूक्लियर जो प्रोसेसिंग जो भी है। थर्ड, उन्होंने ये कहा है कि आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। चौथी बात उन्होंने ये इसमें है डिमांड्स में कि इराक में एक मलेशिया है, इराकी मोबिलाइजेशन फोर्स है या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, 1 लाख के करीब स्ट्रेंथ है, लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल ये रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसको डिसबैंड करेंगे। अब ये चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है ईरान के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आज वे बैठे थे तो इसमें दे हैव एक्सचेंज देयर व्यू पॉइंट, जो एजेंडाज हैं, जो अपने पोजीशंस उन्होंने एक्सचेंज की है थ्रू ओमानी फॉरेन मिनिस्टर। और उसमें जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान ने डिमांड ये किया है कि $2 ट्रिलियन की उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट हम पे करें। सेकंड ये है कि आप सैंक्शंस लिफ्ट कर दें। अब जो खबरें आ रही हैं तो हो सकता है इसमें आगे बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन ट्रंप ने तो बड़ा क्लियर कहा है अगर ये बातचीत अगर हमारे फार्मूले पे अमल नहीं होता है, और देश उनका ये कंसेंसस है कि वो किसी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे, क्योंकि 2015 के एग्रीमेंट में ये हुआ था कि ईरान को पाबंदी लगी थी 3.5% से ज़्यादा इनरिचमेंट यूरेनियम के लिए वो नहीं कर सकते हैं। बट लेटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट दिया कि उन्होंने इससे आगे बढ़ चुके हैं।
अब उस पोजीशन में है, 60% वो कर चुके हैं, दे कैन डेवलप 6 न्यूक्लियर बम्स। तो इस सूरत हाल में क्योंकि थ्रेट ज़्यादा तो इसराइल को है, तो इसराइल की बड़ी शदीद ख्वाहिश है किसी भी तरीके से हमें ईरान में स्ट्राइक्स करें। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। ईरान के बाद मैं आपको गज़ा लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि गज़ा में इसराइल का जो गज़ा है उसके साथ फ़लस्तीनियों को शाम के शुमाल में बसाने का जो मंसूबा है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया है, और अब तो ब्रिगेडियर साहब बस्तियां बाज़ाब्ता तैयार की जा रही हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, पहले अरब ममालिक ने ट्रंप का बेदखली का ये मंसूबा था ये मुकम्मल मुस्तरद कर दिया था, तो क्या अब 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान जो हैं वो क्या अमेरिका और इसराइल के इन मुतालबात को मानने जा रहे हैं, बस्तियां बनने जा रही हैं ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, देखिए ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए शाम के अंदर तो तुर्की आ चुका है, तुर्किया वहाँ पे अपने पोजीशंस ले चुका है, और इसराइल को तो अभी खतरा शाम से ज़्यादा तुर्किया से है, क्योंकि तुर्किया इज़ ए पावरफुल बहुत सॉलिड कंट्री है। सो वो अभी जो अमेरिका नेतन्याहू गए थे वहाँ पे वन ऑफ द पॉइंट्स था तुर्किया के, वो एक जो थ्रेट उनको फील कर रहे हैं। एक तो ये है, तो वो मुस्लिम ममालिक किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ये चीज़ें जिस तरह डेवलप हो रही हैं कि देखें गजा के अंदर 61% रिसेंटली अब दोबारा ऑक्यूपाई कर चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस। सेकेंडली गजा को दे हैव डिवाइडेड तो इनको 3 कॉरिडोर्स में कर दिया है। निता जारिम है नॉर्थ में, और सेंटर में एक रिसेंटली डेवलप हुआ है मोराक कॉरिडोर, और साउथ में फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। अब इस मोराक कॉरिडोर के क्रिएट करने से ये हुआ है कि इस रफा को दे हैव डिवाइडेड अलग कर दिया है नॉर्थ से। इसका मतलब ये है, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि रफा जो है नाउ दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी जोन। उसका मतलब ये सिक्योरिटी जोन का मतलब है दिल में नो सिविलियन फलस्तीनी यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो साउथ का जो एरिया है ये बिल्कुल जाके उसमें बैठ जाएंगे जहाँ पे इजिप्ट का बॉर्डर है। तो इस तरह की डेवलपमेंट है जो रिसेंटली देखे, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी गए हुए थे, इजिप्ट गए हुए थे, जॉर्डन के भी गए थे, वहाँ भी प्रेसिडेंट सीसी के साथ बातचीत हुई है। मेरे ख्याल में अरबों की अपनी सर्वाइवल इसी में होगी, वो किसी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे, वरना उनके अंदर अपने उनके लिए सर्वाइवल के लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब नाज़रीन मेरे साथ है। नाज़रीन आज का दिन बहुत अहम दिन है, क्योंकि धमकियों के बाद अगर आप गौर करें तो ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात, आज जो अमान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी नमाज़ों में दुआ करें, ईरान को अल्लाह पाक फ़तह दे, मुसलमानों को अल्लाह पाक फ़तह दे, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई जो मशरक़ वस्ता में शुरू होनी है तो ये जंग जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर भी आएगा। और दूसरी जानब अगर नाज़रीन आप गौर करें तो गज़ा में बच्चे और ख़वातीन इसराइली फ़ौज के निशाने पर है। और यार मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि एक जंग बंदी हो गई, जब इसराइल और गज़ा की जंग बंदी हो गई है तो 1500 अफराद, 200, 400, 500, 600 नहीं, मैं 1500 का फिगर दे रहा हूँ, 1500 1500 अफराद जो हैं वो उससे ज़ायद अब तक फ़लस्तीनी मेरे फिर शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन दुख और अफसोस के साथ, हाउएवर अगर दिल की बात अगर आप मेरी पूछे, ईमानदारी से पूछे, तो पैलेस्टाइन डिज़र्व आवर अटेंशन, इसको ज़रूरत है, और ये अटेंशन देना हम सब के फ़र्ज़ में नाज़रीन शामिल है। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, और ब्रेक मेरे साथ रहिएगा, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन पाकिस्तान की मौशत में एक बड़ा नाम है माहिर मौशत हारून रशीद साहब इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हारून साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने फरमाया है कि 24 कौमी इदारों की निजकारी होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिला के गुज़िश्ता कोशिश भी हुई थी, पहले भी हुई थी, ख़ास तौर पर PA की निजकारी की कोशिश हुई, नाकाम हुई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2025 में क्या ये बेचना जो चाह रहे हैं, निजकारी करना चाह रहे हैं, क्या कामयाब होगी? और उसके साथ साथ जो 24 दीगर कौमी इदारे हैं, आप इनको किस नज़र से देख रहे हैं? जी पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि
पाकिस्तान का जो निजकारी का रिकॉर्ड है वो बहुत कमज़ोर है और उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि अभी तक हुकूमत को पॉलिसी लेवल पर यह समझ नहीं है कि वो निजकारी क्यों करना चाह रहे हैं। देखिए ना, 3-4 चीज़ें बोली जाती हैं। एक ये है कि आप इसलिए करना चाहते हैं कि कमर्शियल एंटरप्राइजेज चलाना हुकूमत का काम नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत लॉस मेकिंग है, इनको बेचें और जान छुड़ाएं, तो तीसरा आर्गुमेंट जो नहीं आता, जो हमारे इकोनॉमिक्स में है, वो है कि जो इदारे हैं उनकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जाए ताकि वो अच्छा काम कर सकें, उसकी मैनेजमेंट दी जाए। निजकारी सिर्फ एक छोटी सी उसका जरिया है ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने का। निजकारी इटसेल्फ कोई पॉलिसी नहीं है। अब पाकिस्तान जो है ज़्यादातर अपने बहुत बड़े, जो 3 हमारे सबसे बड़े लॉस मेकिंग इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील है, रेलवेज़ है, PIA है, उनको बेचने की हम बार बार कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं। मैं भी जब कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन में था तब भी 27 के 24 की लिस्ट आती थी। देखिए, ये लिस्टें आना और स्टेटमेंट्स देना एक जगह है, हमारे पास सलाहियत की बहुत कमी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, क्योंकि हमने उसको वजारत बना दिया है। जब वजारत बना देते हैं तो वहाँ स्पेशलिस्ट ख़त्म हो जाते हैं जिनको ये ऑक्शन का काम आता है। लेकिन दुनिया ने मुख्तलिफ मॉडल इस्तेमाल किए हैं। चीन ने मैनेजमेंट सिर्फ दी है, इदारे नहीं बेचे। मलेशिया ने लॉसेस को पहले एब्जॉर्ब किया, रीस्ट्रक्चर किया और बेचा। मुझे इस वक्त हुकूमत में वो सलाहियत नहीं दिखती कि कोई सीरियस बायर इनसे नेगोशिएट करे। आपकी ये बात उम्दा है जो आपने अभी फरमाई है कि इनको बूस्ट अप किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहीं पर इसी बात को लेकर मैं आगे चलूं तो 2 दहाइयों में पहली बार सालाना मुनाफा जो है वो PIA में मुझे तो नज़र आ रहा है, और आप 2025 में PIA को बेचने की बात कर रहे हैं। फिर ये कंट्राडिक्शन कैसे आ रही है हजूर? ये पहले तो इसको समझिए कि यहाँ कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि 2 साल में मुनाफा आ जाए। जो PIA के लॉसेस थे उसके ऊपर कोई भी प्राइवेट पार्टी उसको पैसे दे के ख़रीदने पे तैयार नहीं, बल्कि वो तो उल्टा पैसे मांगते हैं। तो वो सारे लॉसेस उसकी बैलेंस शीट से अलहदा करके वो हुकूमत ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो जब आपने लॉस ले लिया तो प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो ये एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का काम है। ये को PIA ने बहुत बड़ा कोई अपना रीस्ट्रक्चर नहीं कर लिया विद इन फ्यू मंथ्स। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर, और हमें अपने आप से भी और लोगों से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मेरी हुकूमत के लोगों को ये एडवाइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब लॉसेस आपने निकाल लिए हैं, बैलेंस शीट रिलेटिवली क्लीन हो गई है, अब आप इसकी एक फेयर प्राइस या कीमत कैसे लगाते हैं। लेकिन मेरे लिए कीमत से ज़्यादा अहम है कि जिसको बेचते हैं उसको एयरलाइन चलाने का कोई इतना कामयाब तजर्बा होना चाहिए कि वो इसको रिवाइव कर सके। अगर किसी ने लेके इसकी ज़मीनें बेच के, जहाज़ बेच के निकल जाना है तो वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बुरा है और हमारी रेपुटेशन के लिए भी बुरा है। काबिल एहतराम आपकी राय अपनी जानब, लेकिन हुकूमत तो मुसलसल कह रही है कि मादनियात और IT सेक्टर मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से फिर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी और वसाइल के बगैर मादनियात से इस्तेफादा क्या आप मुमकिन समझते हैं, और क्या पाकिस्तान बैराक गोल्ड जैसी कंपनियों के बगैर खुद इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकता है? फिर ऑप्शन क्या आपके पास? देखिए, किसी भी नए सेक्टर को खोलना, डेवलप करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर्स और टेक्निकली सुपीरियर टेक्नोलॉजी को लाना, ये एक लॉन्ग टर्म काम है। और मेरी जजमेंट ये है, मैंने जो बाकी ममालिक में देखा है, ये को 25-30 साल लगते हैं अगर आप डेडिकेटेड काम करें। ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये गेम चेंजर, ये जो 4-5 लफ्ज़ी है, गेम चेंजर है, उड़ान है, हम टर्न अराउंड कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये सियासी अल्फाज हैं, इनमें हकीकत नहीं है। हाँ, मिनरल्स का बहुत अच्छा सेक्टर है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के पास एंडोमेंट है, लेकिन इसको डेवलप होते पूरी वैल्यू चेन को वक्त लगेगा। अब आते हैं IT में। IT एक लो हैंगिंग फ्रूट है।
जिसको अभी हम, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बच्चों के पास बेसिक ट्रेनिंग भी है काफ़ी हद तक, अगर हम इस पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें और उसको मैच करें दुनिया की डिमांड के साथ, अभी तो हम बड़ी बेसिक आईटी जो है कि आपने कोडिंग कर दी, बिलिंग की एंट्रियां कर दी या कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना दिया, हमें इसको एक लेवल ऊपर ले जाना है जहां पर हमारे कंपेटिटर जो हैं सिंगापुर और इंडिया बहुत महंगे हो गए हैं, हम उसका एक सस्ता सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन ये आईटी मिनिस्ट्रियों के थ्रू नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको डेलीगेट करके जिन लोगों को इसकी समझ है उनको ये काम देना पड़ेगा ताकि वो लोग इसको तेजी से टर्न अराउंड कर सकें, 24 घंटे काम करें, सियासत को इससे निकालना हो। काबिल एहतराम इस वक्त हॉट इशू चल रहा है, चाइना, ट्रंप, अमेरिका, टैरिफ और जनाब लड़ाई जो है वो अरूज पे चली गई। मेरे जो दोस्त माहिर मुआशियात हैं उनसे जब मैंने बात की है तो वो कहते हैं कि ट्रंप जो है वो सोचे समझे बगैर इस काम को लेकर आगे चल रहा है, मुआशी तबाही का बाइस बनेगा। लेकिन आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट 3 में से एक हैं, लिहाजा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस नज़र से इसको देखते हैं और ख़ास तौर पर मेरा पाकिस्तान इस टैरिफ जंग से कितना मुतासर होगा। ये मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ट्रंप किसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आर्गुमेंट के बगैर ये कर रहे हैं, वो बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और उनको ये भी पता है कि उनके वो किसके लिए कर रहे हैं। और ये उरूज पे नहीं गया है, ये मैं आपको बताऊं, ये भी आगाज है। अभी तो 5-6 माह के अंदर ये हीटअप होगा। इब्तदाई इश्क है, आगे देखिए आगे आगे होता है क्या, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए उनके पास कार्ड क्या है, वो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट हूं। वो उसका कार्ड जो है खेल के थ्रेट कर रहे हैं कि मुझे मेरे पैसे दोगे और तो मैं चीजें खरीदूंगा वरना मैं नहीं खरीदूंगा। उनको भी पता है कि मैन्युफैक्चरिंग दोबारा अमेरिका नहीं जाएगी, इसको भी 20 साल लगेंगे, 25, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन वो एक ब्लफ खेल रहे हैं, उस पर उन्होंने एक कॉन्फिडेंस डैमेज कर दी है, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिसरप्ट कर दिया है और ये डिलिबरेटली किया जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई रिवर्सल है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास कोई चारा नहीं है कि हम बड़ा सीरियसली अपने एक्सपोर्ट बेस को तगड़ा करें, कंपेटिटिव करें और नई मंडियां ढूंढें खित्ते में। हमारी अभी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है कि 5-7 अरब डॉलर हम खित्ते में ना बेच सकें। हमें ये अमेरिका और चीन की लड़ाई में अपने स्टेक्स को फैलाना पड़ेगा। और मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा, उसको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि आप वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बनाएं और खाली इंडस्ट्री नहीं, ज्यादा पैसा सर्विसेज की एक्सपे है, नॉलेज सर्विसेज में। तो ऑनरेबल हारून भाई, मेरा आज का आपसे लास्ट सवाल है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां भी देखें आपको लफ्ज़ नजर आएगा कसाद बाजारी, और माशियत पर बात करनी हो तो कसाद बाजारी के बगैर ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे नाज़रीन को ये समझा दें, आज सादा अल्फाज में समझाएं कि कसाद बाजारी होती क्या है, इसके नताइज क्या होते हैं। जी, अब इसमें सादा अल्फाज में अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, देखिए, जो सादा अल्फाज के अंदर ये है कि जिस वक्त किसी भी माशरे में या इकोनॉमिक्स में आप कम चीज़ें बनाएं, आपकी आबादी ज़्यादा हो, कंजम्पशन की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो फिर आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और महंगी लाते हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं, कम बाहर बेच रहे होते हैं, और ये एक साइकिल है जिसकी कॉस्ट जो है आम आदमी को पास ऑन की जाती है। ये एक टैक्स है हुकूमत की पॉलिसी की नालायकी का जो आप और मैं पे करते हैं। अच्छा, अब आप जो हम अगर इसको हम देखें कि ये जो मनी सप्लाई है, हम इसको IMF के तहत इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम IMF जो है उसके थ्रू हम पैसे की जो फराहमी को कम कर देते हैं कि कम पैसा होगा मार्केट में, कम चीज़ें बिकेंगी, इसको हम डिमांड कंप्रेशन कहते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन या कसाद बाजारी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आप एक एंगल ले रहे हैं, लेकिन हमारे माशरे में
आप और मैं तो कर्जा लेके काम ही नहीं करते, तो ये शरह सूद का हम पे इम्पैक्ट कम आता है। इसका हल एक ही है जी कि हुकूमत जो है इंसेंटिव दे के हमारा प्रोडक्शन बेस बढ़े, लोगों की ज़रूरियात पूरी हो, कंपटीशन जो है वो प्राइस डिटरमिन करे, ना कि असिस्टेंट कमिश्नर सोटी लेके दुकानों पे लिस्टें लगाता फिरे। ये पूरा दुनिया में इसी तरह चीज़ें मार्केट बेस्ड रेगुलेशन से कंट्रोल होती है, ना डंडे से होती है, ना IMF जो कर रहा है वो सस्टेनेबल है। तो हमारा अभी जो कम है, लेकिन अगले साल की जो अभी नंबर्स हैं वो फिर से 5-6% हैं। इसका मतलब है कीमतें गिरेंगी तो नहीं, कम शरह से बढ़ेंगी, और लोगों को इसके लिए अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं निकलती हैं तो लोगों के ऊपर यकीनन प्रेशर मजीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, इंतहाई काबिल एहतराम हारून शरीफ साहब मेरे साथ थे नाजरीन। और हारून साहब फरमा रहे थे कि ट्रंप अमेरिका का सदर है, वो बहुत समझदार आदमी है और वो जितना गेम कर रहा है बाज़ाब्ता स्क्रिप्ट के तहत गेम कर रहा है, लिखी पढ़ी बात कर रहा है। और ये जो टैरिफ की बात कर रहा है, चाइना से कर रहा है, लड़ाई हो रही है, मारकुटाई हो रही है, इससे अमेरिका को बज़ाहिर इतना बड़ा ख़तरा नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेटेड गेम है। लेकिन खुशी की बात ये मुझे समझ आई है कि मेरे पाकिस्तान के लिए नाज़रीन बेहतर हो रहा है आने वाले सालों में। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी फेस टू फेस में 7:03 पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।